नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहले वीडियो हमने प्रसिद्ध चर्चित व्यक्तित्व को देखा था। उसके पश्चात अब इस वीडियो में हम जो है चर्चित स्थलों को देखेंगे, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष जो है चर्चे में रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले स्थल दिया गया है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर इस वर्ष चर्चे में क्यों रहा है? क्योंकि इसका नाम परिवर्तित किया गया है। तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर को नाम जो है परिवर्तित करके क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। तो केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है, याद रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ कहा कि हम देश में गुलामी अर्थात ब्रिटिश काल के दौरान रखे गए नाम व प्रतीक को समाप्त कर रहे हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 जनवरी 2023 को अर्थात पिछले वर्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदल के जो है परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले विजेताओं के नाम पर घोषणा किया गया था। तो इस 21 द्वीपों का जो है नाम परिवर्तित करके परम चक्र प्राप्त करने वाले 21 सेनानियों के नाम पर रखा गया है अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम। ठीक, तो ये पिछले वर्ष रखा गया था, आप पिछले वर्ष पढ़े भी होंगे उसे। इस वर्ष जो है इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अब अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। देखिए, अंडमान निकोबार पर्यटन के प्रसिद्ध द्वीपों के नामकरण क्या क्या नाम है प्रसिद्ध द्वीपों के, देख लीजिए। तो यहाँ हैकलॉक द्वीप है, उसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया था। राज द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया था। तो इनका याद रखना है आपको। हैकलॉक द्वीप, स्वराज, नील द्वीप, शहीद, राजद्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। ठीक, तो ये पहला स्थल हो गया। अब दूसरा देखिए, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम चर्चा में क्यों है? रामेश्वरम न्यू पंबन ब्रिज। तो यहाँ न्यू पंबन इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बन रहा है यहाँ। तो पंबन ब्रिज बन रहा है, जो क्या है? एक वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर न्यू पंबन ब्रिज पर भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया है। समुद्र में बनाया गया एक अनोखा पुल जहाज आते ही खुल जाएगा। तो इसमें क्या होगा? देखिए, ये पुल जो है अगर जहाज जा रहा है तो यहाँ चित्र को दिया होगा, इसका डिजाइन देख सकते हैं। तो यह जो है रेलवे भी चलेगा, यहाँ ट्रेन चलेगा। देखिए, इस रास्ते में ट्रेन चलेगा इसमें, और अगर यहाँ पानी से अगर जहाज आ रहा है तो ये जो है ओपन कर दिया जाएगा। तो ये जहाज आते ही खुल जाएगा और ट्रेनों के समय पर यह जो है वापस जुड़ जाएगा। तो ये जो है वर्टिकल ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक, तो रामेश्वरम में बन रहा है न्यू पंबन ब्रिज। तो पहले पंबन ब्रिज था, उसी में बनने जा रहा है यह इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। तो याद रखेंगे रामेश्वरम में। अगला देखिए, सानद। सानद सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपिंग सेंटर। तो सानद में बन रहा है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपिंग सेंटर। तो देखिए, सितंबर 2024 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात के सानद में सेमीकंडक्टर उत्पादन हेतु बेहतर वातावरण बनाने व निर्माण बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3300 करोड़ निवेश की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो सानद कहाँ? गुजरात में स्थित है। यहाँ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट सेंटर बनने जा रहा है। इससे पूर्व केंद्रीय कैबिनेट द्वारा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की घोषणा हो चुकी है। देखिए, इनका स्थापना कहाँ कहाँ किया गया है? इससे पहले जो 2 सेमीकंडक्टर इकाई टाटा कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा, उसका कहाँ हुआ है? धौलेरा, गुजरात के धौलेरा में हुआ है। कब से चल रहा है? 2026 से परिचालन होगा। और दूसरा जो है मोरीगांव, असम के मोरीगांव में, या जो है 2025 से परिचालन हो जाएगा। तो ये 3 हो गया। तीसरा सेंटर बन रहा है सानद में, गुजरात के सानद में बन रहा है तीसरा सेमीकंडक्टर सेंटर। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है भारत के नवीन स्थल को शामिल किया गया है। वह कौन सा है? देखिए, तो 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित, इस वर्ष जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो बैठक होता है प्रतिवर्ष, वह जो है दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोजित विश्व धरोहर समिति की बैठक में असम के मोइदम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। देखिए, असम में मोइदम्स है, यह शाही कब्रिस्तान है। मोइदम्स या शाही कब्रिस्तान है असम का। इसे जो है भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है। इसकी स्थिति देखें तो यह असम के चिराईदेव नामक स्थान पे शिव सागर जिले में स्थित है।
चिराई देव स्थान के आसपास जो है शिव सागर जिले में स्थित है। यह सांस्कृतिक श्रेणी में रखा गया है। मोइदस को सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। मोइदस विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है एवं पूर्वोत्तर का तीसरा स्थल है। ठीक, इससे पूर्व काजीरंगा और मानस वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र जो है प्राकृतिक श्रेणी में शामिल है। तो यह जो सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल होने वाला पहला है पूर्वोत्तर भारत का। इससे पहले जो है काजीरंगा और मानस भी शामिल है विश्व धरोहर श्रेणी में, परंतु वे किसमें आते हैं? प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दोनों जो है वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। ठीक, तो याद रखेंगे 43वें क्रम का कौन सा जुड़ा हुआ है? असम को मोइदस 43वें क्रम का विश्व धरोहर स्थल है। इससे पहले देख लीजिए पिछले वर्ष भी 2 नए स्थलों को जोड़ा गया था। तो कौन कौन से हैं? 41वें क्रम में शांति निकेतन को जोड़ा गया था विश्व धरोहर श्रेणी में। पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन, और ये जो है 2023 में सूची में शामिल किया गया। 42वें में कर्नाटक में होयसल मंदिर स्थित है, होयसल मंदिर समूह, उसे जो है 2023 में जोड़ा गया था। अब 43वां कौन सा हो गया? मोइदस। ये अहोम राजवंश की समाधि है, अहोम राजवंश की समाधि है। यह एक शाही कब्रिस्तान है, इसे जो है जोड़ा गया है इस वर्ष। ठीक, तो याद रहेगा आपको 43वें विश्व धरोहर स्थल में। तो अब जो है विश्व धरोहर की संख्या जो है हमारे भारत में 43वें हो गया। अब वही देखिए यहाँ कुछ जो है क्राफ्ट सिटी के रूप में और कुछ जो है यूनेस्को के द्वारा लिटरेचर सिटी के रूप में जोड़ा जाता है। तो देखिए श्रीनगर को जो है चौथे क्रम की विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। यह भी यूनेस्को द्वारा ही दिया जाता है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, इसे विश्व शिल्प परिषद द्वारा दर्जा प्रदान किया गया है। इस मान्यता से श्रीनगर से के हथकरघा व हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए इसे क्या नियुक्त किया गया है? श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। इससे पूर्व भारत के 3 शहर मैसूर, जयपुर, पलप्पुरम, ये सभी जो है विश्व शिल्प नगरी की मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो ये चौथा शहर हो गया। इससे पहले मैसूर पहला, दूसरा जयपुर और तीसरा मलप्पुर था। ठीक, तो याद रखेंगे आप, ये चौथा क्राफ्ट सिटी बन गया है भारत का श्रीनगर। अब वही देखिए ये कोच्चिकोड। तो कोच्चिकोड को ये पिछले वर्ष ही से घोषित किया गया था। कोच्चिकोड भारत का प्रथम यूनेस्को साहित्य शहर है, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। केरल के कोच्चिकोड शहर को साहित्य की समृद्ध परंपरा के आधार पर यूनेस्को द्वारा यह दर्जा प्रदान किया गया है। तो केरल में स्थित है कोच्चिकोड। यह इसे क्या किया गया है? साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया है। भारत का प्रथम यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है कोच्चिकोड को। ठीक, उसके बाद चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए 6 स्थान ऐसे हैं इस वर्ष जो है 6 स्थानों को अस्थायी विश्व विरासत सूची में रखा गया है। तो यूनेस्को द्वारा जो है 6 स्थलों को अस्थायी विश्व विरासत सूची में रखा गया है। वो कौन कौन से हैं? यहाँ लिस्ट दिया गया है। मार्च 2024 में भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में यूनेस्को की अस्थायी सूची में कुल 57 भारतीय स्थल सूचीबद्ध है। तो अस्थायी सूची एक स्थायी सूची होता है जिसे हम देखें टोटल कितने शामिल हो गए हैं? 43, और वही अस्थायी सूची में है 57 भारतीय स्थल जो है सूचित हो चुके हैं। तो इस वर्ष जो है 6 नए स्थलों को सूचित किया गया है अस्थायी सूची में। तो कौन कौन से देख लीजिए, सभी जो है लगभग मध्य प्रदेश के ही हैं। तो सबसे देख लीजिए पहले ग्वालियर किला, यह मध्य प्रदेश का ग्वालियर किला, यह राजपूत शासक मान सिंह तोमर द्वारा निर्मित किया गया है। दूसरा है खूनी भंडारा, यह बुरहानपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। 17वीं शताब्दी में निर्मित जल प्रबंधन प्रणाली है खूनी भंडारा। चंबल घाटी, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। रॉक कला स्थल है, प्राकृतिक चट्टानों पर निर्मित है ये। अगला है भोजेश्वर मंदिर, यह भोजपुर मध्य प्रदेश में है। 11वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा निर्मित किया गया शिव मंदिर है। रामनगर मंडला, तो मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंड राजवंश की राजधानी क्षेत्र में निर्मित स्मारक है रामनगर में। धामनार मत्सौर मध्य प्रदेश, ये चट्टानों को काटकर 51 गुफाएं, स्तूप, चैत्य का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था धामनार मत्सौर में। ठीक, तो ये जो है 6 स्थलों को है अस्थायी सूची में रखा गया है यूनेस्को के द्वारा। इसके आगे चलिए देखते हैं, यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है। देखिए भारत सरकार द्वारा मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंधित 8 किले और मराठा भूक्षेत्र के 4 अन्य अर्थात कुल जो है 12 किलो को यूनेस्को की 2024-25 विश्व विरासत सूची में नामांकन हेतु संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव भेजा गया है। तो याद रखेंगे इस बार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंधित 12 किलो को जो है भेजा गया है विश्व विरासत सूची में शामिल करने हेतु संयुक्त राष्ट्र को जो है प्रस्ताव।
अब अगला देखिए काशी। वाराणसी इस वर्ष चर्चा में क्यों रहा है? वाराणसी अर्थात इसे काशी के नाम से भी जानते हैं में भारत के प्रथम हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय, तो हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय लिंग्विस्टिक म्यूजियम स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित संग्रहालय में विख्यात हिंदी विद्वानों की पांडुलिपि का संरक्षण किया जाएगा। तो इस वर्ष वाराणसी बहुत चर्चे में रहा है, तो आप याद रखेंगे हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय बनने जा रहा है वाराणसी में। अगला देखिए बिहार। तो बिहार चर्चा में क्यों है? अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स व पैरा गेम्स का आयोजन बिहार में किया जाएगा। तो सबसे पहले इसी देखिए, अगले साल जो है 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन बिहार में होगा। यह भारत सरकार के खेलो इंडिया का पहला मुख्य आयोजन है। यह खेल आयोजन 2 श्रेणियों 17 वर्ष से कम और स्कूली और दूसरा है स्कूली छात्रों 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज छात्रों के हेतु आयोजित किया जाएगा। तो 17 वर्ष वाले स्कूली छात्र और 21 वर्ष से कम वाले जो है कॉलेज के छात्रों के लिए आयोजित किया जाएगा। तो 2 आयु इस स्तर पर जो है आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स व पैरा गेम्स का आयोजन। यह जो है खेलो इंडिया पहल का मुख्य आयोजन है, इसे ही किया जाएगा बिहार में। चलिए अगला है मणिपुर। तो मणिपुर हिंसा जो है इस बार सबसे ज्यादा चर्चे में रहा है, तो मणिपुर हिंसा। तो यहाँ से भी अगर प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो पूछेंगे, लेकिन यह जो है मेंस में ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेगा इस टॉपिक का रोल। तो देखिए मणिपुर हिंसा के संबंध में यहाँ क्या दिया गया है उसे देख लेते हैं। तो नवंबर 2024 में मणिपुर के जिरीबाम जिले में मैतेई, कुकी व मेती, ये 3 समुदायों का नाम याद रखना है, मैतेई, कुकी व मेती समुदाय के मध्य जाति हिंसा पुनः प्रारंभ हो गई, जिसे मणिपुर हिंसा का पुनः दौर देखने को मिला। इसके पश्चात 14 नवंबर 2024 में मणिपुर के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट अर्थात इसे एप्सपा करके नाम से जानते हैं, जो आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है उसे जारी किया गया है 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में। केंद्र सरकार ने इसे 31 मार्च 2025 तक के लिए लागू कर दिया है। अब देखिए यहाँ संघर्ष का कारण क्या बोलता है, मणिपुर में सामुदायिक संघर्ष का कारण क्या है। मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की राज्य सूची में शामिल करने हेतु राज्य शासन द्वारा अनिवार्य दस्तावेज जमा करने हेतु आदेश दिया गया है। तो वही कारण है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में जो है जनजाति में दर्जा देने के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है हाईकोर्ट द्वारा। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति के दर्जे पर अन्य जनजाति समुदाय द्वारा विरोध दर्शाया गया, जिसमें सर्वाधिक हिंसाजनक गतिविधि कुकी समुदाय के द्वारा किया गया। तो बाकी समुदाय नहीं चाहते थे कि उन्हें भी जो है जनजाति का दर्जा मिले, इस कारण जो है कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय द्वारा जो है क्या किया गया, बहुत ज्यादा हिंसक गतिविधियां प्रारंभ किया गया। देखिए मणिपुर हिंसा पर गठित प्रमुख आयोग और समितियों को आपको याद रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 3 समितियों का नाम आपको याद रखना है। 3 समिति गठन किया जाता है। सबसे पहले 10 जून 2023 को मणिपुर की तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में शांति समिति, तो शांति समिति जो है अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में गठित किया गया, ये पहला समिति है। और दूसरा ये केंद्र सरकार द्वारा, तो ये जो है अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में जो किया गया है वह मणिपुर सरकार द्वारा है, तो राज्य सरकार द्वारा था वह। दूसरा केंद्र सरकार द्वारा, देखिए मणिपुर हिंसा की जांच हेतु गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है अजय लांबा, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। ठीक, तो अजय लांबा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। और तीसरा है मणिपुर में राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए, याद रखेंगे, राहत व पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल, तो गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जो राहत व पुनर्वास के लिए समिति का गठन किया गया है। ठीक, तो ये 3 समिति याद रखेंगे। अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में शांति समिति, अजय लांबा के अध्यक्षता में जो है इसके जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया है, और मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक राहत और पुनर्वास कार्य हेतु एक समिति गठित किया गया है। तो इन समितियों का नाम आपको याद रखना है, इनके अध्यक्षों नाम। चलिए अगला है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा चर्चा में क्यों रहा है, त्रिपुरा के जो है 2 उग्रवादी संगठनों द्वारा जो है समझौता किया गया है भारत सरकार से। तो सितंबर 2024 में त्रिपुरा के 2 उग्रवादी संगठनों व भारत सरकार के मध्य नई दिल्ली में शांति समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत संगठन के 328 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे। समझौते के अंतर्गत कौन कौन से 2 संगठन शामिल थे देख सकते हैं आप। पहला है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और दूसरा है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। तो इन दोनों के द्वारा जो है क्या किया गया है, शांति समझौता किया गया है। अगला देखिए दिल्ली। 18 नवंबर 2024 में दिल्ली में ग्रैंड
ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के चौथे चरण को लागू किया गया है। तो ये किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से संबंधित है। ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो इसका चौथा चरण जो है इस वर्ष जो है 18 नवंबर 2024 को प्रारंभ किया गया। ग्रैप आपातकालीन उपायों का समूह है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से सुरक्षा हेतु लागू होता है। तो वायु प्रदूषण सुरक्षा हेतु ग्रैप को लागू किया जाता है। इस वर्ष दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित सीमा से 26 गुना अधिक था। इसका आकलन 494 AIQ दर्ज करके किया गया है। ठीक, तो इसमें प्रदूषण का ये रेटिंग है 494 AIQ। तो एयर पोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा था इस बार दिल्ली में, इसी कारण यहाँ ग्रैप को फिर से चौथा चरण में चालू किया गया है। इससे पहले भी 3 बार जो है ग्रैप को यूज कर चुके हैं दिल्ली में। तो देखिए अगला, देखिए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इस वर्ष चर्चा में है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में क्या रहा है? सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहन करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल के पूर्व प्रावधान 2 से अधिक बच्चों को अभिभावकों को स्थानीय चुनाव लड़ने में अयोग्य निर्धारित को निरस्त किया गया है। तो इससे पहले आंध्र प्रदेश में क्या होता था, इससे पूर्व के जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने एक नियम जारी किया था कि जो भी अभिभावक के क्या है 2 से अधिक बच्चे हैं वे जो है स्थानीय चुनाव को नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए अयोग्य निर्धारित किया गया था, उसे अब निरस्त कर दिया गया है। अर्थात ये क्या कर रहे हैं? जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन कर रहे हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, इनके द्वारा आंध्र प्रदेश में नागरिकों को जनसंख्या बढ़ाने व अधिक बच्चा पैदा करने के लिए अपील की जा रही है। इससे पता चल रहा है कि आंध्र प्रदेश की जनसंख्या दर जो है में उसमें गिरावट दर्ज किया गया है, इसी कारण जो है ऐसा किया जा रहा है। देखिए भारत में नवीनतम मिसाइल परीक्षण केंद्र, तो यह भी आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है। मिसाइल परीक्षण केंद्र सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति द्वारा आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका, तो याद रखेंगे नाग्यालंका क्षेत्र में नवीनतम मिसाइल परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है। अगला देखिए वधावन बंदरगाह। तो वधावन बंदरगाह ये नया बंदरगाह बनने जा रहा है। वधावन बंदरगाह, तो यह कहाँ बनने वाला है? महाराष्ट्र के पालघर के नजदीक। इसका आधारशिला 30 अगस्त 2024 को रखा गया है। वधावन बंदरगाह का यह पालघर महाराष्ट्र के समीप बनने जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर दहान शहर में भारत के सबसे बड़े गहरे पानी डीप वाटर पोर्ट के बंदरगाह की श्रेणी में इसे नवीन बंदरगाह की स्थापना किया गया है। तो यह नया बनने वाला वधावन बंदरगाह यह क्या रहेगा? यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाह की श्रेणी में शामिल रहेगा। चलिए अब अगले देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का बेमेतरा इस बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चे में रहा है। तो बेमेतरा में क्या बनने वाला है, इसे हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में भी कवर किए हैं। तो बेमेतरा में विश्व का सबसे ऊंचा बम्बू टावर, तो बांस का टावर बनने जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर बेमेतरा में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में के काठिया ग्राम, तो काठिया ग्राम में बन रहा है में भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा पेरिस के एफिल टावर जैसी डिजाइन में यह बांस टावर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए यह संस्था का नाम है भव्य सृष्टि उद्योग। इसके द्वारा जो है पेरिस का जैसे एफिल टावर है उसी डिजाइन में जो है यहाँ बांस का टावर बनाया जाएगा। कहाँ? कठिया ग्राम बेमेतरा जिले में। ठीक, तो इसलिए चर्चे में रहा है। आगे यह और प्रमुख स्थल देखिए, लेह विश्व का प्रथम सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित पैरा खेल केंद्र बन गया है। पैरा एथलेटिक के प्रशिक्षण प्रोत्साहन हेतु इस केंद्र की स्थापना की जाएगी। देखिए लोथल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री परिसर NMHC को विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो लोथल में आप याद रखेंगे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ जो है राष्ट्रीय समुद्री परिसर विकसित करने जा रहे हैं लोथल में। दूसरा देखिए धारणीकोट आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में स्थित धरणीकोट ग्राम में ब्राह्मी लिपि का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो धरणीकोट में क्या एक ब्राह्मी लिपि का शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त स्मारक स्तंभ में 2 लकड़ियों के और एक जो है परिचारिका के साथ दर्शाया गया है। 2 लड़कियों के वो एक परिचारक के साथ दर्शाया गया है स्मारक स्तंभ में। यहाँ देखिए ब्राह्मी लिपि की आप जान रहे हैं, यह ब्राह्मी लिपि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सांकेतिक चिन्ह के पश्चात विकसित सबसे प्रारंभिक लेखन प्रणाली है ब्राह्मी लिपि। यह जो है अशोक काल से स्टार्ट होता है ब्राह्मी लिपि। ब्रिटिश में वर्ष 1937 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी। तो 1887 में जेम्स प्रिंसेप, आप इतिहास में पढ़े होंगे इसे, तो इतिहास में ब्राह्मी लिपि का महत्व जो है अशोक कालीन से देखने को मिलता है, जिनकी लिपि ब्राह्मी होती है। ठीक, तो ये जो है चर्चित स्थल हो गए। उसके आगे देखिए अब जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चित स्थल है उन्हें दिया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से स्थल इस वर्ष चर्चे में रहे हैं उसे देख लेते हैं।
तो चलिए फटाफट इन स्थलों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक संघर्ष व राजनीतिक स्थिर देशों में कौन कौन से देश शामिल है देखिए। तो सबसे पहले इजराइल। इजराइल पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष। तो इजराइल में जो है पश्चिम एशिया का एक देश है जहां बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है, पिछले 2-3 सालों से यहाँ देखने को मिल ही रहा है। तो देखिए अक्टूबर 2023 में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का प्रभाव बढ़कर संपूर्ण पश्चिम एशिया के देशों में देखा जा रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच देखिए, लेबनान के कट्टर संगठन है हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर ड्रोन व मिसाइल से हमले के बाद प्रतिक्रिया में इजराइल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अर्थात सीजी वार की रणनीति से इस संगठन पर हमला किया गया है। तो याद रखेंगे हिजबुल्लाह संगठन है एक कट्टर संगठन है या लेबनान का एक संगठन है, ठीक। इसके द्वारा जो है पहले इजराइल पे हमला किया गया, उसे अब इजराइल द्वारा जो है उसे लड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जिसे 6G वार के नाम दिया गया है वो जारी किया गया है इजराइल द्वारा। तो इसमें ग्राउंड ऑपरेशन क्या क्या किया गया है इजराइल द्वारा देखिए। तो इजराइल द्वारा लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की राजधानी का नाम है बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय में 80 टन बम गिराया गया है। हिजबुल्लाह प्रमुख चिफ थे नसरुल्लाह की इजरायली डिफेंस सेना के हमले पर मौत हो गया है। तो यह इनके चीफ है, हिजबुल्लाह के प्रमुख है थे नसरुल्लाह, उनका क्या हो गया है, मौत हो गया है इजराइल के डिफेंस सेना के हमले पर। इजराइल ने गाजा में एक अभियान द्वारा फिलिस्तीन के कट्टर संगठन हमास प्रमुख याहवा सिनवार को मार दिया है। तो हमास के भी प्रमुख है, हमास कहाँ फिलिस्तीन का कट्टर संगठन है, उसके हमास के प्रमुख थे याहवा सिनवार, उसे भी जो है इजराइल द्वारा मार दिया गया है। देखिए पश्चिम एशिया में तनाव के मध्य अक्टूबर 2024 में इजराइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, उसे जो है प्रवेश पर प्रतिबंध कर दिया गया है। तो महासचिव अभी है संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटरेस, उनका इजराइल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे देखिए लेबनान का क्या चर्चा में रहा है। लेबनान में पेजर अटैक हुआ। तो लेबनान में पेजर अटैक हुआ है। तो पेजर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसी में अटैक किया गया है, यह भी इजराइल द्वारा ही किया गया है। तो देखिए सितंबर 2024 में लेबनान और सीरिया के कई शहरों में स्थानीय लोगों के पेजर में अचानक विस्फोट होने लगे हैं। इन धमाकों से 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 3000 लोग घायल हो गए हैं। इनमें अधिकांश कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के सदस्य थे। घटना को अंजाम दिया है मोसाद द्वारा। तो मोसाद क्या है, यह इजराइल का एक गुप्तचर एजेंसी है, जैसे भारत का रॉ है उसी प्रकार जो है यह इजराइल का मोसाद है। तो हिजबुल्लाह संगठन फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइलियों को कमजोर करने हेतु छद्म युद्ध प्रॉक्सी वार का संचालन किया जा रहा था। इसलिए इजराइल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर जिसे 6G नाम दिया गया है, 6G वार रणनीति ने से अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी से अपने विरोधियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे पेजर, वॉकी टॉकी व सोलर पैनल इन सबको हैक करके हमला किया गया है, ठीक। हिजबुल्लाह संगठन के संबंध में देख लीजिए, हिजबुल्लाह संगठन पार्टी ऑफ गॉड, इसका अर्थ होता है पार्टी ऑफ गॉड। यह लेबनान में शिया इस्लामिक संगठन है। अमेरिका व पश्चिमी देशों द्वारा इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है, ठीक। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है। चलिए अगला देखिए सीरिया 8 दिसंबर 2024 में सीरिया राष्ट्रपति बशर अल मसद को देश छोड़कर अपनी सत्ता त्यागना पड़ा था। तो यहाँ के राष्ट्रपति थे बशर अल असद, इन्हें जो है देश छोड़कर अपना सत्ता त्यागना पड़ा। यह सुन्नी मुस्लिम बहुल देश सीरिया में 50 वर्ष से अधिक शासन करने वाला शिया परिवार था। जो राष्ट्रपति थे उन्हीं का 50 वर्षों से शासन चल रहा था, उनके परिवार का। सीरिया में विगत 14 वर्ष से असद शासन व विद्रोही गुटों के मध्य गृह युद्ध चल रहा था। सीरिया में असद शासन को हटाने में विद्रोही संगठन हयात तहरीर इस्लाम, तो एक और विद्रोही संगठन है हयात अल तस्लीम का मुख्य योगदान था। उनके नेतृत्व में मुक्ति सरकार को सीरिया के शासन के लिए समर्थन दिया गया है। तो मुक्ति सरकार द्वारा अब सीरिया शासन किया जाएगा। सीरिया के नवीनतम मुक्ति सरकार में के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर को बनाया गया है। तो यहाँ जो है अब नया सरकार बन गया है मोहम्मद अल बशीर का। मोहम्मद अल बशीर ने सीरिया छोड़कर रूस के राजनीतिक शरण लिया है। तो देखिए बशर अल सरीद अभी कहाँ, रूस में जो है राजनीतिक शरण लिया गया उनके द्वारा। यहाँ सीरिया अच्छी चर्चा में है, तो यहाँ सीरिया के संबंध में जान लिए। सीरिया इसकी राजधानी दमिश्क है। सीरिया की राजधानी यह भूमध्य सागर में स्थित पश्चिमी एशिया का देश है। इसकी पड़ोसी सीमाएं तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान इन देशों से लगा हुआ है, ठीक। अब अगला देखिए दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया इस वर्ष चर्चा में क्यों है। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा दक्षिण कोरिया में आपातकाल मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ के राष्ट्रपति है यून सुक योल, उनके द्वारा आपातकाल या मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की गई है, जिसके पश्चात देश की जनता ने राजधानी सियोल, तो यहाँ की राजधानी है सियोल, दक्षिण कोरिया की सियोल, मार्शल लॉ के विरोध में और राष्ट्रपति यून सुक के इस्तीफे की मांग को लेकर के जन आंदोलन किया है। जनता के विरोध के पश्चात दक्षिण कोरिया की संसद नेशनल असेंबली के द्वारा मार्शल लॉ को वापस ले लिया गया। इसके पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक योल के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया है।
यह पहला अवसर है जब दक्षिण कोरिया के 40 वर्षों के इतिहास में किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ गया है। तो इसीलिए चर्चा है कि यहाँ महाभियोग लगाया गया है राष्ट्रपति के ऊपर, और वह राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग पारित भी हो गया है। तो अब देखिए, पारित होने के बाद उन्हें जो है अपने पद को त्यागना पड़ता है। तो वर्तमान में दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हान डक सू को चुना गया है। तो हान डक सू जो है अभी दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, हान डक सू। अगला देखिए जमैका। जमैका विश्व के नवीनतम गणतांत्रिक देश बनने की दिशा में अग्रसर है। तो यह जो है जमैका भी एक छोटा सा देश है, वह अब गणतांत्रिक देश बनने की दिशा में अग्रसर हो गया है। तो रिपब्लिक नहीं था ये पहले, अब जो है यह रिपब्लिक देश बनने की ओर अग्रसर हो गया है। वर्तमान में जमैका से राजशाही को समाप्त करने व देश में गणतंत्र बनाने हेतु संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसलिए दिसंबर 2024 जमैका के सम्राट चार्ल्स तृतीय को राष्ट्र प्रमुख से हटाने हेतु संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। पूर्ण ब्रिटिश उपनिवेश देशों की तरह जमैका ने 1862 में स्वतंत्रता मिलने के बाद ब्रिटिश सम्राट को अपने देश के राष्ट्र प्रमुख का दर्जा यथावत रखा था। तो ब्रिटिश के अधीन ही यह उपनिवेश था ये जमैका भी। यह जो है 1862 में स्वतंत्र हो चुका था, परंतु फिर भी ये ब्रिटिश सम्राट को अपने देश के राष्ट्र प्रमुख रखे हुए थे। अब इसे हटाकर जो है यहाँ पास क्या रिपब्लिक होने जा रहा है जमैका। चलिए अगला देखिए जॉर्डन। 19 सितंबर 2024 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जॉर्डन को कुष्ठ रोग अर्थात लिप्रेसी से मुक्त विश्व का प्रथम देश घोषित कर दिया है। तो अब देखिए जॉर्डन एक देश है जो कुष्ठ रोग से मुक्त देश है। तो यह पूछा भी गया था, हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था उसमें इसी को क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुष्ठ रोग से मुक्त विश्व का प्रथम देश बन चुका है जॉर्डन। 2 दशकों से कुष्ठ रोग के कोई भी मामले सही सामने नहीं आए हैं। इसी कारण जो है WHO द्वारा जॉर्डन को कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला देश की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। तो कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं? लिप्रोसी। यह जो है लिप्रोसी फ्री कंट्री बन चुका है जॉर्डन। अगला देखिए पेरू। पेरू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा। तो पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है। दक्षिण अमेरिका में स्थित पेरू ने फरवरी 2024 में डेंगू के मामले में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा। तो डेंगू के कारण जो है डेंगू के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं पेरू में, इस कारण यहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है। वही देखिए मिस्र विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अफ्रीका में स्थित मिस्र देश में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। यह विश्व का 44वां एवं अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो मलेरिया मुक्त पूछा जाए तो मिस्र को लगाना है आपको, अगर कुष्ठ रोग पूछा जाए तो यह जॉर्डन को लगाना है। ठीक, तो ये दोनों देशों द्वारा अलग अलग में हासिल किया गया है और डेंगू के लिए आपातकाल की घोषणा किया गया है पेरू में। अगला देखिए म्यांमार चर्चे में क्यों है। केंद्र शासन ने भारत व म्यांमार सीमा के पास रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक की जाने की अनुमति वाले मुक्त आवाजाही व्यवस्था, यह जो है भारत सरकार और म्यांमार सरकार के मध्य एक समझौता के तहत होता था। फ्री मूवमेंट डिजाइन FMR, इसको समाप्त करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के पश्चात मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाले 1643 किलोमीटर की लंबी भारत म्यांमार सीमा को वो जो बाढ़ है फेंसिंग द्वारा घेरा जाएगा। तो इसे बाण द्वारा घेरा जाएगा। ठीक, अभी से तार से घेर दिया जाएगा, यहाँ आवागमन नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप विनाशकारी सूखा। तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है। अल्नीनो व जलवायु परिवर्तन प्रभाव के कारण अफ्रीका महाद्वीप में कई देशों में विनाशकारी सूखा की आपदा उत्पन्न हुई है। वर्ष 2023 के अंत से दक्षिण अफ्रीका में स्थित जैसे देश हैं कौन कौन से, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, नामीबिया, इन जगह भारी संकट देखने को मिला है। वर्ष 2024 में नामीबिया सरकार द्वारा सूखा से उत्पन्न खाद्य संकट को देखते हुए हाथी समेत 723 जंगली जानवरों को मारकर अपनी जनता को भोजन के लिए मांस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। देखिए तो इतना ज्यादा संकट है कि वहां जानवरों को मार के जो है जनता के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना खाद्य संकट देखने को मिल रहा है अफ्रीका महाद्वीप के देशों में। इस प्रमुख देशों में देख लीजिए आप कौन कौन से हैं, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला और नामीबिया, जहां सबसे ज्यादा सूखा का संकट देखने को मिला है। देख लीजिए यहाँ जिम्बाब्वे के संबंध में दिया गया है। राष्ट्रपति इमर्सन मनंगावा ने देश में सूखा पड़ने से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। जिम्बाब्वे के 80% क्षेत्र में वर्षा न होने से खाद्य संकट पैदा हो गया है। विश्व मौसम विज्ञान अनुसार अप्रैल 2024 तक अल नीनो का प्रभाव बने रहने के तापमान में वृद्धि व जलवायु घटनाएं बनी रहेगी। अल नीनो प्रभाव से दक्षिण अफ्रीका में गंभीर सूखा की स्थिति निर्मित हुई है, जिससे जिम्बाब्वे के साथ साथ जाम्बिया व मलावी में आपदा उत्पन्न हो गई है। ठीक, तो यह जिम्बाब्वे जो है खाद्य संकट से ग्रस्त है। आगे देखिए अंगोला। 1 जनवरी 2024 में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका देश
अंगोला ने ओपेक संगठन की सदस्यता को त्याग दे दिया है। तो ओपेक संगठन आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसी के संबंध में जो है क्या त्याग पत्र दे दिया है। अंगोला उसका सदस्य अब सदस्य नहीं रहा। अंगोला से पूर्व इक्वाडोर, कतर, इंडोनेशिया, इन देशों ने भी त्याग पत्र दे दिया है। यह ओपेक जो है क्या है, ये समुद्री स्तर में जो है पेट्रोलियम इस वाले स्थल है। इनके हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे सम्मेलनों के आधार पे। तो ओपेक के भी संगठन होता है, उसका सम्मेलन होता है। ठीक, आगे देखिए अंकोर वाट। अंकोर वाट जो है पिछले वर्ष से ही चर्चा में है। अंकोर वाट को क्या है, 7वें वंडर ऑफ वर्ल्ड घोषित किया गया है। तो पहले 7 थे, 7 वंडर वर्ल्ड थे, उसमें जो है अब 8वां हो चुका है अंकोर वाट। 8वां वंडर ऑफ वर्ल्ड घोषित कर दिया गया है अंकोर वाट को। तो देखिए, यह कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर समूह को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित कर दिया गया है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। यह विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल 400 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत हिंदू मंदिर है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। तो यह कहाँ, कंबोडिया में स्थित है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। अगला देखिए कतर भारत के 8 भारतीय सैनिकों के कतर द्वारा रिहाई की गई है। तो भारत के 8 पूर्व सैनिकों को जो है कतर द्वारा रिहाई की गई है। इन पर कतर में जासूसी के आरोप व उम्र कैद की सजा दी गई थी, जिसे बाद में फांसी की सजा में बदल दिया गया था। परंतु भारत सरकार और उनके समर्थन में हस्तक्षेप कर इन भूतपूर्व सैनिकों को सजा से मुक्त कराया गया है और इन्हें फिर से जो है वापस लाया जाएगा। अगला देखिए नेपाल चर्चा में है। नेपाली मुद्रा में भारतीय भू क्षेत्र का चित्रांकन किया गया था। तो यह जो है भारत के इलाके को अपने नेपाल के नोट में दर्शाया गया है कि यह नेपाल के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए जो है भारत द्वारा उनपे बहुत ही विवाद रहा है, भारत और नेपाल के मध्य में। देखिए, नेपाल सरकार द्वारा अपनी नवीन करेंसी 100 रुपए के नोट पर भारतीय स्थलों के चित्रांकन करने का भारत सरकार द्वारा कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। भारत के 3 क्षेत्र है, काला पानी, लिपुलेख और लिपिया धुरा। इनको नेपाली मुद्रा में दर्शाया गया है। ये देखिए, नेपाल में काला पानी, लिपुलेख और लिपिथिया, ये जो है दिनों की भारत में स्थित जगह है। ये जो है नेपाल और भारत के मध्य विवाद में रहे हैं हमेशा। इन्हें कहा नेपाल के जो है नया नोट जारी किया गया है, तो वहां दर्शा दिया गया है। भारत नेपाल भूमि विवाद के काला पानी, लिपिया धुरा, लिपुलेख ट्राई जंक्शन कहलाते हैं। ये तीनों जो है ट्राई जंक्शन काली पानी क्षेत्र के साथ साथ सुस्ता क्षेत्र को लेकर दोनों देश के मध्य हमेशा विवाद चलता ही रहता है। और नेपाल का एक और स्थल बहुत चर्चे में है, धूलीखेल नगर पालिका। तो धूलीखेल नगर पालिका अगस्त 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नेपाल में स्थित धूलीखेल नगर पालिका को एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। दूसरा सबसे स्वस्थ शहर WHO द्वारा घोषित किया गया है नेपाल के धूलीखेल नगर पालिका को। आगे चलिए, अब यहाँ देखिए कुछ स्थलों के जो है लिस्ट दिए गए हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित स्थलों को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित स्थलों को दिया गया है। तो देखिए, यहाँ से हम पढ़ लेंगे और कौन से अन्य स्थल है जो चर्चे में रहे हैं। जितना पढ़े हैं वो डिटेल से था। अब यहाँ शॉर्ट में दिया गया है कौन कौन से स्थल जो है यहाँ चर्चे में है। तो सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र का वासिम। तो महाराष्ट्र का वासिम चर्चा में है। यहाँ पोहरा देवी बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना किया जाएगा वासिम महाराष्ट्र में। दूसरा देखिए गेवरा माइंस और कुसमुंडा माइंस। ये गेवरा माइंस 2nd रैंक में है, कुसमुंडा माइंस 4th रैंक में है। किसमें देखिए worldslr.com द्वारा विश्व की शीर्ष कोयला खदान सूची में भारत की 10 कोयला खदानों को शामिल किया है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के 2 कोयला खदानों को शामिल किया गया है। तो जिसमें गेवरा माइंस जो है 2nd रैंक में है, कुसमुंडा माइंस 4th रैंक में है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा 109 फसल किस्मों को क्या किया जाए है, इसका विमोचन किया गया है। अगस्त 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कितने उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल फसल हाई यील्डिंग सीड है ये, ठीक, हाई यील्डिंग सीड जो क्रॉप वैरायटी है की किस्म को जारी किया गया है। तो 109 फसल के किस्मों को जारी किया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। अगला देखिए गांधीनगर गुजरात चर्चे में है। भारत ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र बना है गांधीनगर में शुभारंभ किया गया है। यह विश्व का 71वां केंद्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मान्यता प्रदान किया गया है। तो ये गांधीनगर गुजरात में बना है ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा स्टेडियम, भारत में सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र उद्घाटन किया जाएगा कलिंगा स्टेडियम में। भारत का प्रथम व्यावसायिक कच्चा रेल रणनीतिक भंडार कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिकल स्टोरेज की स्थापना होगी, जहां निजी कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम भंडार होगा। यह कहां होने वाला है? पादुर में, कर्नाटक के पादुर में जो है कच्चा तेल रणनीतिक भंडार की स्थापना करने वाले हैं।
आगे देखिए, पदमपुर खरवासा जिला झारखंड। तो पदमपुर क्यों चर्चा में है? जनजाति संस्कृति व विरासत के संरक्षण व संवर्धन हेतु नवीन केंद्र बनाया गया है। कहाँ? पदमपुर खरवासा में। जनजाति संस्कृति और विरासत के संरक्षण हेतु खरवासा जिला झारखंड, खरवासा जिला है झारखंड में, पदमपुर, ठीक, तो यहाँ बनाया जा रहा है। जामनगर गुजरात, विश्व का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा का शुभारंभ किया जाएगा जामनगर गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हीरा आभूषण व्यवसाय हेतु विश्व का सबसे बड़ा व आधुनिक केंद्र उद्घाटन किया जाएगा सूरत डायमंड बोर्स, सूरत गुजरात में किया जाएगा, सूरत डायमंड बोर्स के नाम से। अगला देखिए, भारत का प्रथम शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट। तो आईआईटी सैटेलाइट परिसर में स्थापित होगा उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन परिसर में स्थापित भारत का प्रथम शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट परिसर। भारत का प्रथम डिजिटल पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद की स्थान है सलार जंग, हैदराबाद के सलार जंग में डिजिटल पुरालेखा संग्रहालय, यह भारत का पहला डिजिटल पुरालेख संग्रहालय होगा। आगे देखिए, भारत की प्रथम एकीकृत कृषि निर्यात एग्रो एक्सपोर्ट सुविधा स्थापित करने वाली योजना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। यहां से भारत के प्रथम एकीकृत कृषि निर्यातों की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। सितंबर 2024 में भारत का रक्षा विमान प्रदर्शनी आईडेक्स का आयोजन हुआ है जोधपुर में, ठीक, भारत रक्षा विमान प्रदर्शनी जोधपुर में हुआ था। भारत का प्रथम राज्य जहां देसी गाय को राज्य माता या गौ माता का दर्जा दिया गया है, ऐसा करने वाला महाराष्ट्र शासन जो है पहला राज्य बना है। गाय को जो है राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। वर्ष 2011 में भारत पोलियो के अंतरिम मामले के पश्चात पहली बार 2024 में एक बच्चे ने पुनः पोलियो वायरस टाइप 1 VDPP के लक्षण पाए गए हैं। तो यह मेघालय वेल्स गारो हिल्स जिला में जो है मेघालय में यह लक्षण देखने को मिला है। 2011 में इससे पहले देखने को मिला था भारत की पोलियो के लक्षण। अब जो है 2011 के बाद अब जो है 2024 में जो है एक पोलियो के वायरस देखने को मिला है। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर कितने मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए 100 गीगावाट करने का लक्ष्य किया गया है परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा। परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को 2047 तक के 100 गीगावाट या इसे 1 लाख मेगावाट कह सकते हैं। भारतीय तट रक्षक सामुद्रिक रक्षा समन्वय केंद्र MRCG की स्थापना चेन्नई में किया जाएगा। भारतीय तट रक्षक समुद्रिक रक्षा समन्वय चेन्नई में। इससे आगे भी दिया हुआ है, देखिए अगस्त 2024 में केंद्रीय पर्यावरण व वन जलवायु मंत्री द्वारा भारत के 2 नवीन मोर अभ्यारण्य स्थापना की घोषणा की गई है। तो 2 नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए जाएंगे, एक केरल के चुलनूर में किया जाएगा और दूसरा कर्नाटक के आदिचुनगिरी में किया जाएगा, ठीक। 8 से 9 नवंबर 2024 महाराष्ट्र के अष्ट हिंद सैन्य अभ्यास आयोजित। तो अष्ट हिंद ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य जो है अष्ट हिंद कहाँ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया गया है युद्ध अभ्यास है अष्ट हिंद, यह महाराष्ट्र में 8 से 1 नवंबर किया गया था। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचिन शिपयार्ड में स्वदेश निर्मित प्रथम हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका का शुभारंभ किया गया है। कहाँ? थुथुकुडी तमिलनाडु में। थुथुकुडी तमिलनाडु में कोचिन शिपयार्ड के स्वदेशी निर्मित प्रथम हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका का शुभारंभ। भारत का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो डॉल्फिन पटना में, तो डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाया जाता है, तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया जा रहा है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये न्यूक्लियर प्लांट है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रॉनिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन शुरू किया है। 700 मेगावाट का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किया गया है गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, ठीक। देखिए ये हो गया राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चित स्तर है उसे भी दिया गया है। तो विश्व की प्रथम हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन जिसे इस्टोवा नाम दिया गया है, जिसे देश में प्रारंभ किया गया है, तो यह चीन में प्रारंभ किया गया है। विश्व की प्रथम हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है इस्टोवा। संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य घोषित किया गया है बेलारूस को, तो बेलारूस एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य हो गया। भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा प्रथम विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। तो मॉरिशस में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा प्रथम विदेशी जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया है। 2024 हेतु अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष भारत। मार्च 2024 नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य बना है स्वीडन। स्वीडन जो है 32वां सदस्य हो गया नाटो का। अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनसी में शामिल नवीनतम देश है जर्मनी। तो यूएन कॉमन काउंसिल में जो है शामिल होने वाला नवीन देश हो गया है जर्मनी। कैरिबियाई समुदाय कैरिकॉम का नवीनतम 6वां सहयोगी सदस्य घोषित किया गया है कुराकाओ जो है कैरिबियन समुदाय का 6वां सहयोगी सदस्य हो गया। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग
संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक आयोग के 72वें सत्र का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। विश्व हाइड्रोजन से उड़ने वाले टैक्सी हाइड्रोजन बेस्ड एयर टैक्सी का सफल परीक्षण कर लिया गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। अगला देखिए 56वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड कहाँ हुआ है? रियाद, अरब सऊदी के रियाद में 56वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित करके इसका नया नाम रखा गया है संत तुकाराम जी के नाम पे। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम संत तुकाराम जी के नाम पे रखा गया है। सितंबर 2024 में विश्व शांति युद्ध विहार उद्घाटन किया गया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन लातूर, महाराष्ट्र लातूर में किया गया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन। आगे देखिए और चर्चा में कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन से और चर्चा में है। तो अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसआर का 104वां स्थायी सदस्य घोषित किया गया है अर्मेनिया। तो आईएसआर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, इसका 104वां सदस्य अर्मेनिया को बना दिया गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य बनाया गया है अल्जीरिया को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष देश में के लिए पुनः चुना गया है भारत को। 2026 तक की अध्यक्षता करेगा भारत। तो भारत को फिर से जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सह अध्यक्ष को प्रेसिडेंट चुना गया है फ्रांस को। ठीक, तो ये सभी जो है इस वर्ष चर्चा में रहे हैं। यह जो टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। फिर अगला टॉपिक है सम्मेलन। तो सम्मेलन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है। धन्यवाद।